वेलकम वेलकम वेलकम। आपको पावर ऑफ नाउ की एक संध्या में और आप सबका वेलकम। हम कल पढ़ रहे थे एनलाइटमेंट के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, आध्यात्मिक एनलाइटमेंट के बारे में, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं ज्ञान पाठ पे, और कैसे हम अपने थॉट्स के ऊपर बढ़ सकते हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे विद रजनी जी। तो आइए हम आप एक नए चैप्टर में शुरुआत करते हैं। ऑलराइट, सो कल हमने बात करी थी कि हमें सोचने की लत क्यों लग जाती है और कैसे हम करते हैं, और आज हम बात करने वाले हैं कि उससे फ्रीडम कैसे मिल सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल हमारा है, विश्लेषण और विवेचन करने की अपनी क्षमता को मैं खोना नहीं चाहता। अधिक स्पष्ट तरीके से सोचना, अधिक फोकस के साथ सोचना, यह सीखने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अपने मन को खोना नहीं चाहता। सोचने गुण ही तो हमारे पास एक सबसे अधिक मूल्यवान चीज है। इसके बिना तो हम केवल एक किस्म की पशु बनकर रह जाएंगे। सवाल बहुत अच्छा है कि मैं अपनी एबिलिटी नहीं खोना चाहता एनालाइज करने की, डिफरेंशिएट करने की, डिस्क्रिमिनेट करने की। और मैं क्लियरली चाहता हूँ, क्लैरिटी चाहता हूँ, फोकस चाहता हूँ, लेकिन अपना दिमाग, अपना मन नहीं खोना चाहता। आई डोंट वांट टू लूज माय माइंड। यही तो एक गिफ्ट है हम सबको जो हमें मिला है, जो जानवरों से बेटर इंसानों को मिला है, इंटेलेक्ट मिला है। इसको कैसे मैं खो दूं? यही तो बात हो रही है कि पावर ऑफ नाउ में इसको खो दो तो पावर ऑफ नाउ में आ जाओ। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने आया। आइए इसका रिप्लाई सुने और समझें कि क्या बोलना चाह रहे हैं हम एकार्ट टोल। गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू प्राची जी। चेतना के विकास मार्ग में मन का प्रबल होना केवल एक मुकाम होता है। आवश्यकता इस बात की आ गई है कि अब हमें यथाशीघ्र अगले पड़ाव पर जाना होगा, अन्यथा हम अपने इस मन के द्वारा तबाह कर दिए जाएंगे, क्योंकि अब यह बड़ा ही विकट हो गया है। इस बारे में मैं विस्तार से चर्चा बाद में करूंगा। सोचना, विचारना और चैतन्य होना एक ही बात नहीं है। विचार करना चैतन्यता का केवल एक छोटा सा पहलू है। विचार चैतन्यता के बिना नहीं हो सकता, लेकिन चैतन्यता को विचार की आवश्यकता नहीं होती। तो बहुत इम्पोर्टेंट समझना कि चेतना के विकास मार्ग का मतलब क्या हुआ। कॉन्शियसनेस को नेक्स्ट स्टेप पे ले जाना, इवॉल्व करना, उससे हम कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ये तो सिर्फ एक पहलू है, एक स्टेज है, एक मुकाम है। इम्पोर्टेंस क्या है, आवश्यकता क्या है कि हमें यथाशीघ्र अगले पड़ाव पर जाना होगा। हमें नेक्स्ट स्टेज पर जाने के लिए एक रेडी आतुर होना पड़ेगा। नहीं तो क्या होने वाला है, नहीं तो हमारा जो मन है हमें डिस्ट्रॉय कर देगा। क्यों? बिकॉज ये एक मॉन्स्टर बन जाएगा। आपने सुना होगा ना, खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। क्या हो रहा है, हम तबाह हो रहे हैं। अपना ये हमारा जो माइंड है विकट हो रहा है और हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है और राई का पहाड़ बना देता है। और इसके बारे में हम एक चर्चा करने वाले हैं कि थिंकिंग और कॉन्शियसनेस दोनों सिनोनिमस नहीं है। सोचना, विचारना, थिंकिंग, और चैतन्य मतलब कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस एक बात नहीं है, सिनोनिमस नहीं है। लेकिन क्या करना होगा, हमें सोचना पड़ेगा कि चैतन्य या कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस एक छोटा सा पहलू है, लेकिन थिंकिंग कॉन्शियसनेस ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। थॉट नहीं एग्जिस्ट कर सकती अगर कॉन्शियसनेस नहीं हो, और कॉन्शियसनेस को रहने के लिए थॉट की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप बात समझें, अगर मैं अवेयर हूं, मैं कॉन्शियस हूं, तो मुझे सोच की या विचार की या थॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मैं सोच रही हूँ, विचार रही हूँ, तो उस समय कॉन्शियसनेस की जरूरत पड़ेगी, पर उस कॉन्शियसनेस के बिना वो भी पॉसिबल नहीं है। तो प्रबल क्या हुआ, कॉन्शियसनेस। पहुंचना कहाँ है, कॉन्शियसनेस में। कॉन्शियसनेस में पहुंचने के लिए क्या होगा, उसके नेक्स्ट पड़ाव क्या होगा, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान मतलब स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। अब कैसे पहुंचेंगे, समझ गए हमें कि थॉट के सहारा नहीं लेना है, अंदर जाना है, कॉन्शियसनेस में पहुंचना है। अब यहाँ पर हमें अपने आप को प्रबल करना है, लेकिन कैसे करेंगे, आइए समझते हैं अगले पैराग्राफ में। आत्मज्ञान होने का मतलब है विचार से ऊपर उठना, विचार के स्तर से नीचे।
यानी पशु पक्षी या पेड़ पौधों के स्तर पर वापस न गिरना। आत्मज्ञान की अवस्था में आप अपने विचारकर्ता मन का इस्तेमाल तभी करते हैं जब ऐसा करना आवश्यक होता है, लेकिन वे भी पहले की अपेक्षा कहीं अधिक केंद्रित तथा प्रभावी ढंग से। तब आप अपने मन का उपयोग केवल व्यवहारिक कामकाज के लिए करते हैं, किंतु इसकी खुद ब खुद और लगातार चलने वाली अंदरूनी बकबक से आप आजाद रहते हैं, और इससे आपको एक भीतरी नीरवता, निश्चलता व शांति मिलती है। तब अगर कभी आप अपने मन का प्रयोग करते भी हैं, और खास तौर से तब करते हैं जब किसी रचनात्मक समाधान की आवश्यकता आ पड़ती है, तब भी आप हर कुछ मिनटों में विचार और विचार रहितता के बीच, मन और मन रहितता के बीच आते जाते रहते हैं। मन के अनुपस्थित रहने की अवस्था ही विचार रहित चैतन्यता की अवस्था होती है। केवल इसी अवस्था में रचनात्मक रूप से सोचना संभव हो पाता है, क्योंकि इसी अवस्था में विचार में वास्तविक शक्ति होती है। अकेला विचार, यानी जब विचार चैतन्यता वाले अत्यंत विशाल साम्राज्य के साथ जुड़ा नहीं रहता, तब वे बहुत जल्दी ही निरर्थक, उन्मादी और विनाशक बन जाता है। तो अगेन हमें समझना बहुत आवश्यक है कि एनलाइटमेंट जो है, आत्मज्ञान जो है, उसका मतलब है थॉट्स के परे उठना, उससे ऊपर उठना। ये नहीं कि वापस हम थॉट की दुनिया में चले जाएं और सोचें कि हम हमसे नीचे कौन है, एनिमल है या प्लांट्स हैं। लेकिन जब हम आत्मज्ञान की अवस्था में होते हैं, एनलाइटेंड स्टेट में होते हैं, तो हमारे थिंकिंग माइंड की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम उसका इस्तेमाल फिर भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फोकस करके। कहाँ फोकस करके? शायद अपनी ब्रेथ वर्क पे, शायद अपना बीइंग में रहकर। और उसी से बहुत इफेक्टिव हो जाता है तरीका उसको प्रैक्टिस करने का। लेकिन हम अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या आएगा, उसको कैसे पर्पस में उसको ध्यान देंगे? हम अपने आप को फ्री कर देंगे। ये जो कंटिन्यूअस बग बग चल रही है, इंटरनल डायलॉग चल रहा है, चा 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 चल रही है, हम इस पे कॉन्सेंट्रेट करने की जगह अपने जब ब्रेथ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो हम एकदम से फील करेंगे कि अरे हम तो स्टिल हैं। और ये जब होगा तब पॉसिबल है जब हम अपने दिमाग को इस्तेमाल करेंगे एक क्रिएटिव सोल्यूशन निकालने के लिए। क्रिएटिव सोल्यूशन क्या है? कि मैं चल रहा हूँ इन थॉट्स के बीच में, ठक 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 ठक, मैं अभी यहाँ, अभी यहाँ, अभी यहाँ, अभी यहाँ, कभी सोच के बिना, कभी सोच के साथ। अब मुझे स्थिर कैसे होना है? अब यहीं पर कॉन्शियसनेस की जरूरत पड़ेगी। सो कॉन्शियसनेस की जरूरत पड़ने के लिए मुझे थॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब थॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी तो मैं क्या करूंगा? दिमाग तो चल रहा है मेरा, तो मैं ब्रेथ वर्क पे अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करूंगा। ब्रेथ वर्क मतलब मेरी सांस चल रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है। जब मैं इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता हूँ तो मैं थॉट से दूर हो जाता हूँ। इसी तरीके से आप और मैं क्रिएटिवली अपनी रियल पावर, अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति को इस्तेमाल करके ढूंढ सकते हैं कि हमारे अंदर भी ये पावर है। जो सोच है ना, ये अकेली ऐसे हम हमारी शक्ति हमसे ले लेती है। और जब ये सोच हमारी दुनिया में आती है तो हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कॉस्मोस से। जो दुनिया है, जो अच्छी रेल्म है कॉन्शियसनेस की, जो परे है, उससे हम अलग हो जाते हैं। और फिर क्या शुरू हो जाता है लाइफ में? तबाही शुरू हो जाती है, एक थॉट शुरू हो जाते हैं जो विनाशक हो जाते हैं, उन्मादी हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, निरर्थक मतलब बिना मीनिंग के हो जाते हैं। लेकिन जब हम कॉन्शियसली अवेयर अपने आप को करते हैं, बिना थॉट्स के अपने आप को पाते हैं, चाहे वो एक पल के लिए ही क्यों ना हो, हमने एक कदम उठाया है आत्मज्ञान की तरफ। और ये आत्मज्ञान जब हमें मिलेगा तो हम लाइफ में हर पहलू में डेफिनेटली ज्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएंगे, क्योंकि हम ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। बेटर पेरेंट, बेटर फैमिली मेंबर, बेटर एम्प्लॉय, बेटर एम्प्लॉयर, जो भी हम रोल प्ले करेंगे ज्यादा करेंगे, बिकॉज तब हम क्रिएटिवली अपने माइंड को यूज कर रहे होंगे, चेतना के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ, ब्रेथ वर्क के साथ, और उससे हमें बहुत शक्ति मिलेगी।
अब क्या है मन के बारे में थोड़ा और समझते हैं कि मन क्या है ये टूल। कल हमने पढ़ा था कि मन सिर्फ एक टूल है। आज इस टूल के बारे में और एक्सपैंड करते हैं। मन अनिवार्य रूप से अपने ही अस्तित्व की रक्षा में लगे रहने वाला एक यंत्र है। दूसरे मनों पर आक्रमण करना और उनसे अपना बचाव करना, सूचनाओं को एकत्र करना, उन्हें अपने गोदाम में भरे रखना और उनका विश्लेषण करते रहना, ये काम वह बखूबी किया करता है। लेकिन मन रचनात्मक बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी अच्छे चित्रकार हैं, वे अपने मन रहित अवस्था में से ही, अपने भीतर की नीरवता और निश्चलता की अवस्था में से ही अपनी रचना किया करते हैं, भले ही वे यह बात जानते हो या ना जानते हो। ऐसी अवस्था वाला मन ही उनकी रचनात्मक तरंग को, उनकी अंतर्दृष्टि को रूप व आकार प्रदान किया करता है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी बताया है कि उनका रचनात्मक प्रस्फुटन उनकी मानसिक शांतता व स्थिरता के समय ही हुआ है। आइंस्टाइन सहित अमेरिका के सर्वोच्च प्रतिष्ठित गणितज्ञों के बीच कराए गए देशव्यापी सर्वेक्षण के दौरान उनसे उनके कार्य करने के तरीके के बारे में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर चौंकाने वाले रहे हैं, और वे ये कि रचनात्मक कार्य के उस छोटे तथा निर्णायक चरण में विचार तो केवल एक सहायक की भूमिका अदा करता है। इसलिए मैं तो कहूंगा कि जिस कारण से बहुत सारे वैज्ञानिक रचनात्मक नहीं हो सके, उसका सीधा सीधा कारण यह नहीं है कि वे यह नहीं जानते थे कि सोचा कैसा जाए, बल्कि यह है कि वे नहीं जानते थे कि सोचना रोका कैसा जाए। तो अब आपने एक और पहलू सुना। ये जो मन है, ये एक सर्वाइवल मशीन है। अनिवार्य इम्पोर्टेंटली इसको हमारे अस्तित्व की रक्षा करने के लिए एक यंत्र, एक टूल बनाया गया है कि हम सरवाइव कर सकते हैं। ऐसी मशीन बनाया गया है। अब अटैक और डिफेंस, आक्रमण करना या बचाव करना दूसरों के माइंड से, या कुछ इंफॉर्मेशन ढूंढना, या उसको अपने अंदर रखना, या उसको प्रोसेस करना, सोचना उसके बारे में, मन इसमें भी अच्छा है। लेकिन मन बहुत रचनात्मक नहीं है। तो आपको ये बताया जा रहा है, जो हम सोचते हैं ना कि मन रचना में हमें हेल्प कर रहा है, नहीं। कल और परसों मैंने टॉपिक टच किया था कि जब हम क्वाइट होते हैं, जब हम शांत होते हैं, स्थिर होते हैं, तो हमें हमारा दिल कुछ बातें बोलता है, ऐसे करो, क्रिएशन की बातें बोलता है। तो इसका मतलब ये है, मन डिस्ट्रक्टिव है, हार्ट या सोल कंस्ट्रक्टिव है। सो अगर हम मन के गुलाम बन गए तो हम कहाँ चले जाएंगे? हम वहां चले जाएंगे जहां नीरवता और निश्चलता मिलेगी हमें, और रचना भी नहीं हो पाएगी। हम गुलाम बन जाएंगे। रचनात्मक जो तरंग आने वाली है उसको हम देख भी नहीं पाएंगे। वो कब दिखती है? जब हम क्वाइट बैठते हैं, जब एकदम क्वाइट बैठते हैं, तब ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तब क्रिएटिव माइंड्स हमारे चलते हैं। तो ये बात तो सबसे बड़े वैज्ञानिक भी बोल चुके हैं, और वो भी इस बात का अग्री करते हैं कि जब सारे मैक्सिमम क्रिएटिव आइडियाज आए थे, चाहे आर्टिस्ट हो, पेंटिंग का भी आइडिया आया था, तब आता है जब आप एकदम क्वाइट होते हो। तब आपका हार्ट या सोल आपको बताता है, और वो ही क्रिएशन की आपको एक नया स्टेप दिखाता है। सब लोग ये भी बोलते हैं कि हमें आज तक समझ में नहीं आया कि सोचना कैसे रोक सकते हैं। तो लोग बोलते हैं सोच तो आई नहीं, मुझे सोच नहीं आई तो बहुत बढ़िया चीज आई। सो अगेन मैं बोलती हूँ, अभी बहुत शुरुआत है। अभी हमें नहीं समझ में आएगा कि हम आगे कैसे बढ़ें इस दुनिया में। मेरा इतना ही बोलना रहेगा, साउंड ऑफ साइलेंस को सुनने की कोशिश करें। अगर आपके माइंड में चट चट बात चल रही, बक बक चल रही है, उसको एक्सपैंड ना करें, फोकस मत करें, और वो अपने आप धीरे धीरे चुप हो जाएगी। देखिए, वो अनवांटेड मेहमान की तरह, जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है और हम 10 लोग मेंबर्स हैं, और हम कोई ना कोई बहाना मार के कहीं ना कहीं चले जाए, घंटा 2 घंटा रहेगा, बोलेगा मेरा तो यहाँ पर आदर सत्कार ही नहीं, कोई चाय नहीं, कॉफी नहीं पूछ रहा, कोई नाश्ते के लिए नहीं पूछ रहा, तो वो कुछ ना कुछ करके चला जाएगा। इसी तरह के हमारे थॉट्स हैं, अगर हमको एक्सपैंड ना करें तो वो भी चली जाएंगी। तो इसलिए हमको थॉट्स को थॉटलेसनेस में जाना है, जहाँ कोई थॉट नहीं आए उसके बारे में। एक और पैराग्राफ पढ़ते हैं तो शायद हमें और समझ में आए इसके बारे में।
यह चमत्कार मन के जरिए, विचार के जरिए नहीं हुआ है कि इस पृथ्वी पर जीवन की तथा आपके शरीर की रचना की गई और उसको संभाला भी जा रहा है। स्पष्ट है कि कोई प्रज्ञा काम कर रही है और वह इस मन से कहीं अधिक विशाल है। यह कैसे संभव हुआ कि 1 इंच के 1/1000वें भाग की मानव कोशिका अपने डीएनए में इतने सारे अनुदेश भरे रखती है, जिन्हें बताने में 600 पन्नों की 1000 किताबें भर जाएंगी। अपने शरीर की कार्य प्रणाली के बारे में हम जितना अधिक जानते जा रहे हैं, उतना ही हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर काम कर रही प्रज्ञा कितनी अपार है और उसके बारे में हम कितना कम जानते हैं। मन जब उस प्रज्ञा के साथ पुनः जुड़ जाता है, तब वह सबसे अद्भुत और असाधारण साधन बन जाता है। तब वह हमें ऐसा कुछ प्रदान करता है जो कि खुद इससे भी महान होता है। सो आप लोगों ने अगर पावर किताब पढ़ी हो, अगर आपको ध्यान हो, वहां पर एक चैप्टर था बॉडी के बारे में, जहाँ लिखा था कि हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं और वो कैसे कैसे ग्रुप करते हैं, कैसे कैसे इंटेलिजेंस, उनमें एक डायरीज होती हैं पुरानी इंटेलिजेंस, उन्होंने फीडबैक लिया हुआ है, जब ये होगा तो हमें ये करना है, होगा तो ये होगा। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि इस पृथ्वी पर जो जीवन है, ये एक चमत्कार, कैसे मिरेकल क्या है, ये बॉडी ने जो क्रिएट किया है, कैसे अभी तक बचा हुआ है, कैसे जीवन इसका होता है। तो कोई ना कोई प्रज्ञा काम करे, कोई ना कोई इंटेलिजेंस काम कर रही है और ये इंटेलिजेंस हमारी बॉडी को जोड़े रखी है। अब जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में है, जब हम सेल्स की बात करते हैं तो इतने सारे डॉक्टर, रिसर्च सेंटर्स इसके बारे में काम कर रहे हैं और यहाँ तक बोला जा रहा है ट्रिलियन ऑफ सेल्स में एक सेल के बारे में जब बात करते हैं तो हजारों किताबें भर जाएंगी और इनको बताने में 600 पन्ने से ऊपर लग जाएगा। सो ये क्या है जो हमारे बॉडी में डीएनए है, ये किससे काम कर रहा है? कॉन्शियसनेस से, साइलेंस से, इंटेलिजेंस से, नॉर्मल है, अबनॉर्मल है, यूनिक है, क्या है? सो हमें ये भी समझना होगा कि हम जिसकी बात कर रहे हैं मन, इसमें इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रूप है, प्रज्ञा का बहुत बड़ा रूप है। इसके बारे में और भी पढ़ेंगे तो, और यही जो इंटेलिजेंस है, प्रज्ञा है, हमें हमेशा जिंदगी में दो चॉइस देती है, करना है कि नहीं करना है, यहाँ जाना है कि वहां जाना है, डिस्ट्रक्शन की तरफ जाना है, कंस्ट्रक्शन की तरफ जाना है, जीवन संवारना है, जीवन बिगाड़ना है, किसी लत के शिकार हो जाना है या लत से फ्री हो जाना है। तो अभी जो हमें इस किताब में बताया जा रहा है, एक लत से हम सबको फ्री होना है, जो कंटिन्यूस हम सोचते रहते हैं, जिससे हम पावर ऑफ नाउ को नहीं एंजॉय कर पाते, बीइंग की अवस्था में नहीं रह पाते। जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ते जाएंगे, हमें और क्लैरिटी मिलती जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट जो हमारा पढ़ने वाले हैं हम, उसका नाम है भावना। भावना मतलब इमोशंस, मतलब फीलिंग्स, आपके मन के प्रति, आपके तन की प्रतिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट समझना। जब हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, माइंड कुछ बोलता है, तो क्या होता है? इसी के ऊपर बेस्ड है लुइस ही की सारी स्टडीज। लुइस ही ने क्लियरली बोला है, जो हमारी बीमारियां होती हैं शरीर में, वो हमारी थॉट्स की वजह से होती हैं। अगर हम थॉट्स को बदल लें तो बीमारियों को बदल लें। तभी उन्होंने एफर्मेशन सहारा दिया है कि अगर हम बार 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 एफर्मेशन करते रहें तो अपने शरीर से बीमारियां भी हटा सकते हैं, क्योंकि जो हमारी भावनाएं बदल जाएंगी। अब भावनाओं का क्या किया जाए? अपने मन से अधिक तो मैं अपनी भावनाओं में ही उलझा रहता हूँ। 100% की बात है, बिल्कुल सही बात है। जो हमारे इमोशंस हैं, इन इमोशंस के जाल में तो हम फंसे रहते हैं, वही तो माइंड रहता है। तो अब क्या समझते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ध्यान दीजिएगा। जैसे पढ़ रहे हैं अभी आपके साथ, साथ में ट्रांसलेट भी करेंगे, तो उसके साथ बने रहें। जी प्लीज। मन, जिस रूप में मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, केवल विचार नहीं होता। इसमें आपकी भावनाएं और उनके साथ ही समूचा अचेतन मानसिक भावनात्मक प्रतिक्रिया वाला एक पूरा ढर्रा भी शामिल रहता है। भावना तब उभर कर आती है जब मन और शरीर मिल जाते हैं। आपके मन के प्रति आपके शरीर की प्रतिक्रिया होती है यह, या आप यह कह सकते हैं कि यह आपके शरीर पर पड़ने वाला आपके मन का प्रतिबिंब होता है। उदाहरण के लिए, एक आक्रामक या उग्र विचार आपके शरीर में एक ऊर्जा खड़ी कर देता है, जिसे हम क्रोध कहते हैं। तब शरीर लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यह विचार कि आप खतरे में हैं
चाहे वे शारीरिक खतरा हो या मनोवैज्ञानिक खतरा। यह विचार शरीर के संकुचन का कारण बन जाता है और शरीर के इस पहलू को हम भय कहते हैं। अनुसंधान बताते हैं कि बलवती भावनाएं शरीर के जैव रसायन पर भी असर डालती है। ये जैव रसायन परिवर्तन ही भावनाओं के शारीरिक पक्ष को प्रकट करते हैं। आमतौर पर आप अपने समूचे विचार ढर्रे के प्रति सजग नहीं रहा करते हैं, इसलिए अपनी भावनाओं का अवलोकन करने से ही यह संभव हो पाता है कि आप उनके प्रति सजग रह सकें। अगेन, जो हमारे दिमाग की हम बात कर रहे हैं, मन की हम बात कर रहे हैं, मन जो एक शब्द है, इसका मतलब सिर्फ थॉट नहीं होता, सिर्फ विचार नहीं होता। विचार अलग है, मन अलग है, लेकिन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अब इसमें और साथ में क्या जुड़ा हुआ है? आपका समूचा अचेतन मानसिक भावनात्मक प्रतिक्रिया। मतलब समूचा मतलब पूरा का पूरा, अचेतन मतलब अनकॉन्शियस, मानसिक मतलब मेंटल, भावनात्मक मतलब इमोशनल, प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन या रिस्पॉन्स। तो अब आपके साथ क्या है? आपके मन के साथ पूरा का पूरा आपका अनकॉन्शियस ब्रेन, अनकॉन्शियस मतलब 95% हमारा ब्रेन अनकॉन्शियस होता है। अनकॉन्शियस मेंटल इमोशनल रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल, अभी कोई आ रहा है, आपको पता है कि कोई आपके बगल में आया और एक जो डंडा लेकर आपको मारने वाला है। आप कैसे अपने आप को डक करेंगे? आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या रहेगा? मुझे कोई मारने आ रहा है। इसमें आपका मानसिक इन्वॉल्वमेंट भी है, भावनात्मक भी है। अब उसको बचाने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, डंडे को बचाने के लिए वो प्रतिक्रिया हो सकती है, या उसको पकड़ के उसको मारने की भी। अब कैसे हिम्मत आ जाती है हमारी बॉडी में? जब सेल्फ डिफेंस में करना है, तो अब वो डंडा पकड़ने की, उसको वापस अटैक करने की भी हमारी बॉडी में रिएक्शन आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? ये हमारी बॉडी की रिएक्शंस हैं। रिएक्शंस कैसे हैं? हमारे प्रोग्राम में, माइंड में कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग है, चाहे हमने मूवी में देखा हो, चाहे असल लाइफ में देखा हो, कि कभी कोई अगर हमें मारता है तो हमें अपने आप को बचाना है। और ये चलता कब से आ रहा है? अर्ली मैन के टाइम से। जब वो मंकीज बड़े बड़े होके इंसान बने थे, तो पहले जाते थे जानवरों को मारने, कुछ खाने के लिए कुछ उस समय उगाते तो थे नहीं। अब जानवर अटैक करता था तो हमें पता था हमें किससे ऑपरेट करना है, हमको अपने आप को सेल्फ डिफेंस करना है। तब से लेकर आज तक कोई भी कोई अटैक करता है तो हमें पहला रिएक्शन क्या होता है? सेल्फ डिफेंस करना। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकली, बॉडीली हम अपने शरीर से या साइकोलॉजिकली अपने दिमाग से अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। एक कमजोर सी औरत भी, कमजोर सा आदमी भी स्ट्रांगली फेस कर सकता है अगर वो चाहे कि हाँ मैं केपेबल हूं। तो खतरे के सामने सब अलर्ट हो जाते हैं। इसी चीज को हम समझेंगे। और जो रिसर्च है, इसने बहुत सारा इसके ऊपर रिसर्च किया हुआ है कि जो इमोशंस होते हैं, जो फीलिंग्स होते हैं, हमारी बॉडी के बायोकेमिस्ट्री को बदल देती है। जो उसके साथ हमारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो रिलीज होंगे जिससे हम बचा पाएंगे, वो हमारे फिजिकल, शारीरिक या मटेरियल या थॉट पैटर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें इस जर्नी में, आध्यात्मिक जर्नी पे समझना है कि हमें अपनी भावनाओं का अवलोकन करना है, फीलिंग्स को ऑब्जर्व करना है। और अगर ये नहीं हो पाता है तो हमें अवेयर रहना है कि क्या चीजें हैं जो मेरी भावनाओं उसकी वजह से आती हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे हम उस लेवल पे जा रहे हैं जहां हम समझ पाएंगे कैसे हम रिएक्शन या रिस्पॉन्ड करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अपनी विचार प्रक्रिया के साथ आप जितना अधिक तारतम्य हो जाते हैं, पसंद नापसंद किया करते हैं, निर्णय निष्कर्ष निकाला करते हैं, टीका टिप्पणी किया करते हैं, यानी अपनी चैतन्यता के साथ आप जितने कम उपस्थित रहते हैं, आपकी भावनात्मक शक्ति उतनी ही बलवती होती जाती है, भले ही इस बात से आप अवगत रहते हो या ना रहते हो। लेकिन जब आप भावनाओं से नाता तोड़ लेंगे, तब परिणाम स्वरूप उनको आप केवल शारीरिक स्तर पर ही महसूस करेंगे, केवल एक शारीरिक समस्या की तरह या किसी लक्षण की तरह। हाल ही के वर्षों में इस विषय पर काफी किताबें लिखी जा चुकी हैं, इसलिए हमें इसमें अधिक जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका कोई भी सबल अचैतन्य भावनात्मक स्वरूप आपके साथ
घटित होने वाली किसी बाहरी घटना के रूप में भी प्रकट हो सकता है, और वह भी बिना बात के। उदाहरण के लिए, मैंने देखा है कि जो लोग अनजाने ही और प्रकट किए बिना ही अपने अंदर क्रोध का एक भंडार लेकर चला करते हैं, उन पर क्रुद्ध लोगों द्वारा अधिक आक्रमण किया जाता है, शाब्दिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी, और वे भी अक्सर बिना किसी खास कारण के ही। इस तरह के लोगों में से क्रोध का जैसे एक इतना जबरदस्त रिसाव हो रहा होता है कि कुछ लोग उसे अवचेतन रूप में महसूस कर लेते हैं, और वह उनके अपने अंदर बैठे उनके ही क्रोध को भड़का दिया करता है। दोबारा समझते हैं, जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वो हमने उसको तादमत्य कर लिया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा होगा तो ऐसा, और ये हमने क्या, हमारी बॉडी ने प्रोग्रामिंग कर ली है, बिना हमारे बताए कि अब ये करना है, ऑटोमेटिकली वो रिस्पॉन्ड कर लेगा। अब आपको पसंद है कि नहीं पसंद है, डजंट मैटर। अब आपकी पसंद ना पसंद, आपका निर्णय निष्कर्ष, मतलब आपके जजमेंट्स आप कर रहे हो, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, टीका टिप्पणी कर रहे हो कि ये आपकी आप कमेंट्री कर रहे हो, या आपके इंटरप्रिटेशन है कि मेरी तरफ से ये है, मेरा पर्सपेक्टिव ये है, ये सब आपके विचार प्रक्रिया की वजह से हुआ है। अब हमें समझना है हमें आगे क्या करना है, यानी अपनी चैतन्य के साथ आप जितने कम उपस्थित रहते हैं, आपकी भावनात्मक शक्ति उतनी ही बलवती होती जाती है। जब हम कॉन्शियसनेस को इस्तेमाल नहीं करते तो हम अपने इस इरैशनल माइंड का को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। और इरैशनल माइंड क्या करता है, मुझे पसंद है, मुझे पसंद नहीं है, मुझे ये ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लाइफ में ये ठीक है, वो ठीक नहीं है, और उसके हम विक्टिम बन जाते हैं। तो और ये विक्टिमाइज जब हम होते हैं तो हम, क्योंकि हम अवेयर ही नहीं है, सो अब हमें क्या सिखाया जा रहा है कि अगर हम अपनी भावनाओं से नाता तोड़ लेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, कि हमारी सिर्फ बॉडी के लेवल पे ही नहीं, हमारे हर लेवल पे हम अपने आप को फ्री कर लेंगे। सो ये बहुत, तो हमें क्या करना है, अगर हम कट ऑफ कर लेते हैं तो इवेंचुअली हमें क्या फिजिकली क्या एक्सपीरियंस होने वाला है, कुछ सिम्टम्स होंगे, उनसे भी हम दूर हो जाएंगे बिकॉज हमने मेंटली कट ऑफ कर लिया। अब किसी ने कुछ बोला तो मुझे फर्क नहीं पड़ा, या मैंने अपने आप को बहुत जज नहीं किया, मैंने अपने आप को कट ऑफ कर लिया, तो अब वो बीमारी मेरे अंदर नहीं आएगी। इसके बारे में बहुत ज्यादा बातें लिखी गई हैं, किताबें लिखी गई, लुइस की भी किताब इसी के ऊपर है, और बहुत सारी किताबें हैं। हमें और समझना ये है कि हमारा जो इतना स्ट्रॉन्ग अनकॉन्शियस इमोशनल पैटर्न चलता आ रहा है, वो लाइफ में जाने अनजाने में चीजों को मैनिफेस्ट कर लेता है हमारे सामने। एग्जाम्पल के तौर पे, कि अगर एक इंसान अपने अंदर बहुत सारा गुस्सा लेकर बैठा हुआ है तो क्या होता है, थोड़े किसी ने भी कुछ भी बोला उसको और वो राई का पहाड़ बन जाता है, वो थप्पड़ मार देगा, जोर से बोल देगा, क्योंकि अंदर सैलाब लेके बैठा हुआ है। अब किसी ने कुछ बोला और उसने आपको तुरंत अटैक कर दिया, चाहे शाब्दिक तौर पर अटैक किया, चाहे शारीरिक तौर पर अटैक किया, तो क्या है, अपने गुस्से को निकालने का तरीका है। सामने कोई भी इंसान आए उसके सामने नहीं टिकेगा। तो इस बात को हमें ऑब्जर्व करना है कि जैसे क्रोध भी एक इमोशन है, इस इमोशन से हम फ्री कैसे हो रहे हैं, उसको तवज्जो नहीं देकर, वेटेज नहीं देकर, उससे फ्री होकर कि गुस्सा आया चला जाएगा, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, ये भी निकल जाएगा, बोलते ना कीप मूविंग दिस टू शैल पास। तो ऐसे ही हम सबको रिएक्शन और रिस्पॉन्ड करने की जगह, हमें रिएक्शन तो देना ही नहीं, रिस्पॉन्ड कैसे कर सकते हैं, कि हाँ गुस्सा आया है, मैं इसको देख रहा हूँ और ये बस शांत हो जाएगा, मैं इसको बहुत वो नहीं दे रहा, तूल नहीं दे रहा, तूल नहीं दे रहा तो इसका कोई सामने से बोलेगा तो मैं रिएक्शन भी नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है गुस्सा चला जाएगा। पर अगर मैं अवेयर नहीं होता अपनी इस अनुभूति का, अपने इस गुस्से का, तो क्या होगा, कुछ किसी ने बोला मैं और भड़क जाऊंगा और ज्वालामुखी खुल जाएगा। तो यही हमें समझना है कि हमें अपने अवचेतन रूप से का महसूस करना है, अंदर बैठे हुए गुस्से को, क्रोध को हमें फर्दर बढ़ाने नहीं देना है, हमें उस समय आइडेंटिफाई करना है कि ये आया है, ये बायोकेमिकल रिएक्शन है और ये चला जाएगा। आइए एक और पैराग्राफ पढ़ते हैं। यदि आपको अपनी भावनाओं को अनुभूत करने में कोई कठिनाई होती हो, तो आप अपने शरीर की आंतरिक शक्ति पर
अपने ध्यान व अवधान को फोकस करना शुरू कीजिए। अपने शरीर को अपने अंदर से महसूस कीजिए। ऐसा करना आपको अपनी भावनाओं के संपर्क में भी ले आएगा। इस पर बाद में अधिक विस्तार से चर्चा आगे करेंगे। तो इसको 4 पंक्तियों को समझाकर हम एक साउंड ऑफ साइलेंस की मेडिटेशन में जाएंगे, शॉर्ट मेडिटेशन में। हमें इस बात को समझना है कि अगर हमें मुश्किल हो रही है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, तो हमें क्या करना है? अपनी इनर फील्ड एनर्जी को देखना है। 1 सेकेंड। सो हमें हमारे अंदर एक एनर्जी फील्ड है, आंतरिक शक्ति हमारे अंदर है, जो हमें जिस पे हमें ध्यान देना है। जब हम अपनी इनर फील्ड को ध्यान देंगे तो हमें क्या हो जाएगा? हम अपनी जो हमारे भावनाओं हैं, उनको अभी प्रॉब्लम हो रही है, मैं प्रोसेस कर रही हूँ, गुस्सा आता है, मैं कैसे कंट्रोल करूँ, समझ में नहीं आता मुझे। ये बात बोलने की जगह हम देखेंगे गुस्सा आ रहा है तो अंदर फीलिंग क्या हो रही है, क्या हार्ट रेट ऊपर हमारी ऊपर नीचे हो रही है, गर्म फील एकदम से गर्म हो गए हम इन अनुभूतियों को जब ध्यान देंगे तो हमें मालूम पड़ेगा ये बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारे अंदर आ रहे हैं। और जब हम इन से टच में आ जाएंगे, महसूस कर पाएंगे, तो क्या होगा? हम अपनी भावनाओं के संपर्क में आ जाएंगे और भावनाओं को तूल देने की जगह समझ पाएंगे और धीरे धीरे उनको हम नॉर्मलाइज कर पाएंगे। ऑफ कोर्स ये अभी छोटा सा मैं टच किया है, इसके बाद आगे बहुत कुछ है। अगला सवाल एक करने से पहले साउंड ऑफ साइलेंस करिए, तो अपनी आंखें बंद कर लें, सो दैट ऑल ऑफ अस कैन एंजॉय द साउंड ऑफ साइलेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि हर समय थोड़ा थोड़ा ये आता है, तो हमें चुप रहकर अंदर सोचना है, साउंड ऑफ साइलेंस सुनना है। हम अपने मन को समझ रहे हैं, अपनी बॉडी की रिएक्शंस को समझने की चेष्टा कर रहे हैं। एकांत में रहना, उसकी आवाज सुनने की कोशिश में हैं, जानते हुए कि धीरे धीरे ये सब हम अनुभूति इसकी कर सकते हैं और अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ अगला सवाल, आपका कहना है कि शरीर पर पड़ने वाले मन का प्रतिबिंब ही भावना होती है, लेकिन कभी कभी तो इन दोनों में ही द्वंद्व हो जाता है। यानी मन कहता है कि नहीं, जबकि भावना कह रही होती है हाँ, या इसका उल्टा भी होता है। सो ये क्वेश्चन आया जो हमें कई बार अभी कई लोग कर चुके हैं कि हम फंस जाते हैं। इमोशंस कह रहे हैं करो, फीलिंग्स कह रही हैं मत करो, तो क्या है? दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, तो क्या करना चाहिए? हमें अपनी बॉडी के रिएक्शन को कैसे समझना चाहिए? सो ये कॉन्फ्लिक्ट जो हमारे माइंड में है, माइंड ये बोल रहा है, इमोशन ये बोल रहा है, कैसे करना चाहिए? कई लोग इसको बोल सकते हैं दिल ये बोल रहा है, दिमाग ये बोल रहा है। आइए इसकी साइंस को समझते हैं। अगर आप अपने मन को वास्तव में जानना चाहते हैं, तो आपका शरीर उसका एक सच्चा प्रतिबिंब दिखा देगा। इसलिए अपनी भावना को अपने शरीर में देखिए, बल्कि महसूस कीजिए। अगर इन दोनों में साफ तौर पर कोई द्वंद दिखाई दे, तो विचार झूठ बोल रहा होगा और भावना सच बोल रही होगी। वह वाला परम सत्य नहीं कि आप कौन हैं, बल्कि आपके मन की अवस्था के बारे में तत्कालीन सत्य। तो अगर आपको वाकई में समझना है कि बॉडी और माइंड के बीच में या मन और दिमाग के बीच में द्वंद्व चल रहा है और आपको सत्य का सामना करना है, सच्चा प्रतिबिंब ढूंढना है, ट्रूथफुल रिफ्लेक्शन खोजनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फील करना पड़ेगा उस इमोशन को अपनी बॉडी में। कैसे फील करेंगे? एक झूठ है, एक सच है ना। सबसे इंपॉर्टेंट सच क्या है, परम सत्य क्या है? कि आप कौन हैं। जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है वो सच है कि आपकी भावना सच बोल रही है। धीरे धीरे जब हम आगे इन प्रोसेस में जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि बहुत बार जो मन बोल रहा है वो सर्कमस्टांस की वजह से बोल रहा है, ऐसा हुआ इसलिए जवाब है। लेकिन दिल सर्कमस्टेंशियल नहीं है,
वो आपको सही जगह पे दिखाएगा। वो हाँ बोल रहा है या ना बोल रहा है, तो उसकी बातें हमें सुनना समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आएगा? बहुत धीरे धीरे चैप्टर में और आगे बहुत में खुलासा होगा। अभी समझते हैं इसके आगे का पहलू। सतही विचारों के और अचैतन्य मानसिक प्रक्रियाओं के बीच चलने वाला द्वंद्व एक सामान्य बात है। हो सकता है कि अपने अचैतन्य मन की गतिविधियों को विचार के रूप में पहचानने में अभी आप सक्षम ना हुए हो, लेकिन शरीर में एक भावना के रूप में तो वह हमेशा ही प्रतिबिंबित हुआ करता है और उसके प्रति आप सजग व अवगत भी हो सकते हैं। किसी भावना को इस तरह से देखना ऐसा ही है जैसे किसी विचार को देखना या सुनना, जैसा कि मैंने पहले बताया है। अंतर केवल इतना है कि विचार तो आपके दिमाग में रहा करता है, जबकि भावना में एक सशक्त शारीरिक अंश होता है और इसलिए मुख्य रूप से वह शरीर में ही महसूस की जाती है। तब उस भावना से नियंत्रित हुए बिना ही आप उसे शरीर में ही रहने दे सकते हैं। ऐसे में आप खुद वह भावना नहीं बन जाते हैं, बल्कि उसकी उपस्थिति के दृष्टा बन जाते हैं, उसके अवलोकन कर्ता बन जाते हैं। अगर आप इसका अभ्यास करेंगे, तो जो कुछ भी आपके अंदर अचैतन्य है, वह सब चैतन्य के प्रकाश में आ जाएगा। बहुत गहरा टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से समझते हैं। जब हमारे अंदर के रिएक्शंस के बीच में, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड के बीच में या माइंड एंड हार्ट के बीच में द्वंद्व चल रहा है, तो हमें क्या समझना है कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमें कुछ थॉट्स दे रहा है, कुछ भावना के रूप में हमारे दिमाग में फीलिंग्स आ रही हैं, इमोशन आ रही है, जिसके बारे में हम अवेयर नहीं हैं। लेकिन हमें क्या करना है? अवेयर होने के लिए सजग और अवगत होना है। हमें उसे ऑब्जर्व करना है, उसकी बातें सुननी है। उसकी एक आवाज भी होती है, उसकी एक लैंग्वेज भी होती है, उसकी एक बॉडी लैंग्वेज भी होती है। हमें वॉच करना है। लोग बोलेंगे अरे थॉट है, इसको वॉच कैसे कर सकते हैं? हाँ, कैसे वॉच करेंगे? थॉट्स आती हैं तो बॉडी में कोई रिएक्शंस, प्रतिक्रिया होती हैं, उनको भी हमें समझना है। और दोनों में बहुत ज्यादा फर्क आता है। और हम अपनी बॉडी में कभी कभी गुस्से में आप ऐसे हिलते हैं ना खूब ज्यादा, या पीस आता है तो एकदम शांत लगता है जैसे अंदर कुछ बह रहा है। सो ऐसे हमको अपनी बॉडी के रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना शुरू करना पड़ेगा। तो जब हम इनको ऑब्जर्व कर पाएंगे, तब हमने अपने आप को एक ऑब्जर्वर बनाया है, अवलोकन करता बनाया है। और ये अवलोकन करता ही हमें अपने सत्य से मिलाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? रोज अभ्यास करना होगा कि जब कभी दुख आता है या सुख आता है, बॉडी में रिएक्शन क्या आते हैं, उस समय फीलिंग्स को सुनना है। तो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पहली बात तो हमने जो समझ में आया कि एक चैटर चैटर चल रहा है, उसको हमें ध्यान नहीं देना, इंपॉर्टेंस नहीं देनी। अब सेकेंड बात, जब कुछ गुस्सा आता है या कुछ रिएक्शन होता है, तो हमें ऑब्जर्व करना है फीलिंग्स को, सो दैट हम समझ पाए कि जो अनकॉन्शियसली हम रिएक्शंस आ रहे हैं, धीरे धीरे उसको भी हम कॉन्शियसली देख पाए, उसकी तरफ भी लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस आ पाए कि हाँ ये हो रहा है अनकॉन्शियसली, लेकिन अब मैं इसका मीनिंग समझ रहा हूँ, तो हम उसको ऑब्जर्व करते करते कॉन्शियसली समझ पाएंगे। ज्यादा हैवी हो रहा है कि एक क्वेश्चन और आंसर सुनना है, जैसे आप लोग बोले? बिकॉज ये चैप्टर धीरे धीरे समझने में ही इसमें भलाई है। रश करने में कोई अक्लमंदी नहीं। किताब हमें सिर्फ बोलने के लिए खत्म नहीं करनी है, हमें आगे धीरे धीरे बढ़ना है, सो दैट हम समझ पाए। सो बताएं, आगे और पढ़ना है, कंटिन्यू करना है, इनफ? सो ठीक है, अगर हमें इनफ लगता है तो हाँ, सो आई थिंक दैट्स गुड इनफ। 2-3 इनफ आ चुके, मुझे भी लगा कि हमें इतना ही करना चाहिए, बिकॉज अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, सो यू कैन ऑल रेज योर हैंड, किसको क्या डिस्कशन करना है, पूछना है या समझाना है कि आपको क्या समझ में आया उसके बारे में। रजनी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस, थैंक यू सो मच। क्योंकि ये जो किताब है ना, हमारे मन की साइंस के बारे में, हमारी बॉडी लैंग्वेज के बारे में है। तभी हम पावर ऑफ नाउ में रह सकते हैं, जब हमारा एक पूरा सामंजस्य हो, एक कोलैबोरेशन हो, तब हम समझ पाएंगे। तो और कुछ हमारे कुछ है तो आप मुझे पूछिए, व्हाट इज अ क्वेश्चन? नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यस छाया जी बोलिए। जब अवेयरनेस में रहते हैं हम लोग, तो सामने क्या चल रहा है एक दूसरे के साथ देख सकते हैं। ये सब मुझे समझा भी कि अभी सपोज दैट अभी कुछ क्लाइंट नहीं है, तो भी मैं क्लाइंट नहीं है और मैं क्या हूँ, उधर रह के बहुत शांति से रह सकती हूँ। लेकिन मैं जो भी अवेयरनेस में नहीं रहेगी, तो किधर मुझे मेरा क्लाइंट किधर गया, क्यों नहीं है, इधर मेरा विचार भटक जाता है। इसलिए तभी अवेयरनेस में रहना चाहिए, ये मुझे समझा। वेरी नाइस। और जब हम अकेले हैं तो हम उस समय उस मोमेंट को यूज कर सकते हैं ब्रीदिंग करने के लिए। आंखें खुली हैं, सब खुला है, अपने ब्रेथ वर्क पे भी ध्यान दे सकते हैं, तो उससे हम बीइंग में रहने और हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो वेरी नाइस शेयरिंग बाय छाया जी, एक्सीलेंट, सो वंडरफुल। सो मैं नहीं चाहती कि चैप्टर्स बहुत टाइम लगे और सब जिनको जो समझ में आ रहा है वो कर पाए। यस कविता जी, इफ यू विश टू शेयर अपना हाथ उठा लें। आप अपना हाथ उठाएंगे तो जाके मैं आपको अनम्यूट कर सकती हूँ। हाँ जी कविता। हेलो, हाँ जी बोलिए। कैसे हैं मैम? वेरी वेल, आप बताइए। मैम ये बुक अभी रेगुलर पढ़ना नहीं हो रहा, कभी बिजी होता है तो कभी कभी आ पा रही हूँ, लेकिन जितना भी आ रही हूँ बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ना और कुछ शेयर करना है। अब ये इस बुक से रिलेटेड है कि क्या है, प्रेजेंट में जीने वाली लड़की हूँ, हमेशा प्रेजेंट में ही जीती हूँ। कुछ शेयर करना था। रजनी दी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रजनी दी से एक दिन बात करके और अफर्मेशन पूछा था कि दीदी क्या अफर्मेशन लिखूं, क्या करूं, इन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया, वो किया। स्कूल टीचर हूं तो स्कूल जॉब के बारे में ही बात करती हूँ मैम। पेंडेमिक का इतना असर था कि 1.5 साल से 2 साल से जॉब तो था ही नहीं। जो सब सफर कर रहे थे वैसे ही हम लोग भी सफर कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था। अफर्मेशन बीच में लिखना छोड़ भी दिया था, फिर कंटिन्यू किया, पता नहीं। जहाँ जिस एरिया में हम रहते हैं कम से कम भी 100 स्कूल होंगे, बट एक पर्टिकुलर स्कूल है जहाँ मुझे जॉब चाहिए था, करना था। वहाँ इंटरव्यू हुआ मेरा। इंटरव्यू बिल्कुल अच्छा भी नहीं था, डेमो भी बेकार गया। क्या हुआ, फिर भी प्रिंसिपल का नाम लिखकर और मैंने अफर्मेशन लिखा कि मुझे इस स्कूल में जॉब चाहिए, करनी है। और अफर्मेशन जब मैं करती थी तब ये फील करती थी कि मैं वहाँ उनके साथ काम कर रही हूँ, क्योंकि इंटरव्यू में मैंने उनको ये बोला था कि मैम मुझे ये नहीं पता, बट मुझे आपसे सीखना है। वो एज में बहुत बड़ी हैं, 87 से स्कूल चला रही हैं। तो मैंने सिर्फ उनको ये बोला था कि मैम मुझे आपसे काम सीखना है। और बीच में ऐसा हुआ कि मैम एक बार मुझे हायर कर लिया, फिर उन्होंने कुछ भी रेस्पॉन्ड नहीं करा। 1 मंथ तक उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया कि उन्होंने हायर किया है। मैंने उनसे बोला अपॉइंटमेंट लेटर, तो उन्होंने बोला मेरी जवानी तुम्हारा मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है, समथिंग समथिंग। एक बार मैं उनसे अपने सर्टिफिकेट वगैरह लेने चली गई, क्योंकि उन्होंने कुछ रेस्पॉन्ड ही नहीं किया था कि जॉब मिली है मुझे कि नहीं मिली, वो मिली है। और उस दिन उनसे मीटिंग नहीं हुई। तो उन जो काउंसलर थे उन्होंने सर्टिफिकेट जब दिए तो उन्होंने ये बस बोला कि कविता को इतनी क्या जल्दी हो रही है सर्टिफिकेट लेने की, वेट तो करती। तो मैंने कुछ भी रेस्पॉन्ड नहीं किया। मेरे आस पड़ोसी ने बोला कि आपको 1 महीने तक बोला कि आपके पास जॉब है, आप इन हो, और फिर आपको ऐसा कर दिया। लेकिन मैं उनके लिए ग्रेटफुल होती रही, ग्रेटिट्यूड देती रही और सर्टिफिकेट लेकर आ गई। मैम को बहुत बुरा लगा और दूसरे स्कूल में इंटरव्यू दिया, वहां मैं सेलेक्ट हो गई। वहां मुझे जाना था मंडे से। मैं इसलिए बता रही हूँ कि कोई और भी सुन रहा होगा, उसको भी इंस्पायर होके और वो भी वैसा करे। इसलिए मंडे को मेरा सिलेक्शन हो गया, मंडे से ज्वाइन करना था। सैटरडे इवनिंग में प्रिंसिपल का व्हाट्सएप वॉल पे मैसेज आता है, इफ योर एटीट्यूड अलाउज कम एंड मीट मी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैम ने ऐसा क्यों मुझे मैसेज किया है, क्या हुआ है। फिर जैसे ही मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने बहुत बोला कि तुम सर्टिफिकेट ले गए। मैंने कहा मैम मुझे कहीं और भी अप्लाई करना था, आपने रेस्पॉन्ड नहीं किया, 2 बार आपसे मिलने आई, वो नहीं है। उन्होंने सैटरडे को अफर्मेशन के बदले में मुझे अपॉइंट कर लिया है। जो सैलरी मैंने लिखी थी वही सैलरी पे मुझे अपॉइंट किया है और उन्होंने बोल दिया है कि यू आर इन। और मैं बिजी थी इसलिए तुमसे बात नहीं कर पाई कविता, आपकी जॉब पक्की है स्कूल में।
तो ये तो मेरे ग्रेटिट्यूड का वो है। दूसरा ये है, दूसरे स्कूल में जहाँ वो था तो मेरी कटसी मुझे ये नहीं कह रही थी कि एकदम से मैंने वहां फाइनल कर दिया और यहाँ से कॉल लेटर आ गया। तो मैं मंडे को सिर्फ क्लासेस लेने वहां गई, 4 क्लासेस मैंने ली। उसके बाद मुझे लगा कि ये सही नहीं होगा कि उनको नहीं बताऊं कि मैंने वहां ज्वाइन कर लिया है, ऐसा कुछ करके। वहां गई तो मैंने बोला कि मैम मैं 3 दिन तक टीचर्स को और उनको ट्रेनिंग दे सकती हूँ, मैं वहां अपॉइंट हो गई हूँ। तो उनको शायद अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बहुत गुड विशेस दी कि कविता ठीक है आप ज्वाइन करो, आप हमारे साथ काम करते तो हमको बहुत अच्छा लगता, वो भी मेरी फ्रेंड ही है जहाँ तुम जा रहे हो, और ऐसे ऐसे करा और फाइनली मेरी जॉब वहाँ पक्की हो गई है। तो थैंक यू रजनी मैम, थैंक यू प्राची मैम। और पॉजिटिव तो मैं हमेशा रहती ही हूँ। जो भी आसपास Wonderful. मेरे फ्रेंड्स हैं सब मुझे यही कहते हैं कि ऑरा बहुत पॉजिटिव है, तो पॉजिटिविटी आती है तुम आसपास रहती हो तो, पता नहीं लेकिन ऐसा Congratulations. हो। हाँ, थैंक यू मैम, So थैंक यू power of affirmations, power of advanced gratitude बहुत important है। यही हमें मैजिक मैम। किताब ने सिखाया है और इससे हमें कभी भटकना नहीं है, इस जर्नी पे बने रहना है। Okay, the last sharing. Yes, Rajni ji, please share. हाँ प्राची जी, मैं कविता को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन सब आप ही से सीखा हुआ है। नवंबर 2020 से जो मैंने शुरू किया ग्रैटिट्यूड लिखना और सब करना, ये सब आप ही की टीचिंग्स है जो आगे पास ऑन, जो भी पूछता है तो वही टीचिंग्स को आगे बढ़ा दे रहे हैं। तो थैंक यू टू यू एंड क्रेडिट गोज ऑल टू यू। We are all आप channels, रजनी जी, आप मैं सब एक ही तो हैं, नहीं, देखने का एक है फर्क बिल्कुल, है। लेकिन आपने तो उंगली पकड़ के चलना सिखाया, तो मुझे तो कोई ग्रैटिट्यूड का माने मालूम ही नहीं था, मैं कुछ भी नहीं जानती थी, तो ये आप ही हम ने सब सब साथ में सिखाया है। चल रहे हैं। बिल्कुल। एंड जो फीलिंग्स की बात हो रही थी अभी, जो हम लोग चैप्टर में पढ़ रहे थे, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई चीज अगर हमारे मनपसंद की नहीं होती है ना, तो ऐसे एकदम अचानक से सर दर्द एंड अजीब सा लगता है, कि लगता है बॉडी में एनर्जी नहीं है, कुछ नहीं है। फिर अपना जब हम थॉट प्रोसेस को चेंज करते हैं, तो फिर तब जाके कहीं थोड़ी पॉजिटिविटी, ये सब चीजें अंदर आती है। तो तो यही बहुत हमें ज्यादा ऑब्जर्व करना है अपने हुँ, आप को कि सर दर्द क्यों हुआ, बॉडी में ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे क्यों हुआ, और क्या हम उसको नॉर्मल में ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो क्या वो नॉर्मलाइज हो रहा है क्या, तो तब हम पावर ऑफ नाउ में आकर रहते हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल। अब ये सभी चीज़ें सीख-सीख के अब तुरंत लगता है कि नहीं, अपने थॉट को बदलो, अब अभी एकदम ठीक हो जाओगे, फिर एकदम अच्छा लगने लगेगा। तो एक्सीलेंट, बहुत ज़्यादा माने बॉडी के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट डालता है थॉट्स आपका। एब्सोल्युटली, वंडरफुल। चलिए, सो थैंक यू एवरीवन, कल मिलते हैं फिर 5 बजे एंड लेट्स कंटिन्यू अंटिल देन। सोचते रहिए एंड लेट्स कीप कमिंग अप टू इट। सो लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।